अग्नि मेले पुरोहितम यजसम अग्नये स्वाहा। जरा उस प्राचीन भारत की शुरुआत की कल्पना कीजिए। कोई बड़ी बड़ी राजधानियां नहीं, कोई पक्की सरहदें नहीं और न ही कोई लिखित कानून। सप्त सिंधु नदियों के किनारे बसा वो दौर जहां सत्ता किसी तलवार के जोर से नहीं बल्कि परंपरा और आपसी सहमति से चलती थी। सच कहूं तो यही वो वक्त था जिसने हमारी पूरी सभ्यता की नींव रखी। तो आइए इतिहास के इस बेहद दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। आज के इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि कैसे वो शुरुआती कबीलाई समाज धीरे धीरे एक बेहद जटिल राजनीतिक और सामाजिक ढांचे में बदल गया। वैदिक युग इतिहास की किसी पुरानी किताब का सिर्फ एक पन्ना नहीं है, बल्कि ये उस भारतीय सोच और दर्शन का उद्गम है जिसकी झलक हम आज भी अपने आसपास साफ तौर पर देख सकते हैं। तो इस सफर में हम किन किन पड़ावों से गुजरेंगे? सबसे पहले वैदिक युग का आरंभ, फिर श्रुति और स्मृति साहित्य, उसके बाद उस दौर की प्रारंभिक राजनीतिक संस्थाएं, फिर समाज और वर्ण व्यवस्था, और आखिर में बात करेंगे अर्थव्यवस्था और धर्म की। चलिए सीधे पहले विषय पर आते हैं। पहला पड़ाव है वैदिक युग का आरंभ। वो समय जब इंसानों ने कबीलों की उस बंजारा जिंदगी से निकलकर एक जगह टिक कर बसना शुरू किया। इतिहास के इस बड़े हिस्से को टाइमलाइन के नजरिए से समझना बहुत जरूरी है। देखिए, 1500 ईसा पूर्व से ऋग्वैदिक काल यानी अर्ली वैदिक पीरियड की शुरुआत होती है। फिर करीब 1000 ईसा पूर्व आते आते समाज में कुछ बहुत गहरे बदलाव आने लगते हैं और हम प्रवेश करते हैं उत्तर वैदिक काल यानी लेटर वैदिक पीरियड में। और फिर 600 ईसा पूर्व के आसपास जब बड़े बड़े महाजनपदों का उदय होने लगता है, तब वैदिक युग का समापन माना जाता है। जरा सोचिए, एक छोटे से कबीले से लेकर महाजनपद तक का ये सफर कितना कुछ समेटे हुए है। अब जरा उस वक्त के भूगोल को भी समझ लेते हैं। शुरुआती आर्य सप्त सिंधु यानी 7 नदियों की भूमि पर रहते थे। ये नदियां थीं सिंधु, विपाशा जिसे आज हम व्यास कहते हैं, वितस्ता यानी झेलम, परुष्णी या रावी, असिकनी यानी चिनाब, शतुद्री जिसे सतलुज कहा जाता है, और सरस्वती जो अब विलुप्त मानी जाती है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, उस वक्त जमीन पर किसी के मालिकाना हक जैसी कोई चीज नहीं थी। मतलब जो भी लड़ाई झगड़े या युद्ध होते थे वो जमीन के टुकड़ों के लिए नहीं बल्कि पशुओं के लिए होते थे, खासकर गायों के लिए। भूगोल और शुरुआत को समझने के बाद अब रुख करते हैं उस दौर की बौद्धिक और आध्यात्मिक नींव की तरफ, यानी श्रुति और स्मृति साहित्य। ज्ञान को कैसे सहेजा गया ये समझना अपने आप में बड़ा ही रोचक है। श्रुति और स्मृति, इन दोनों के बीच का अंतर बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत अहम है। एक तरफ है श्रुति जिसका शाब्दिक अर्थ है जो सुना गया हो। इसे सीधे तौर पर ईश्वरीय ज्ञान या परम सत्य माना गया, जिसे हमारे ऋषियों ने गहरे ध्यान में महसूस किया। और दूसरी तरफ है स्मृति यानी जो याद रखा गया हो। ये पूरी तरह से इंसानों द्वारा रचा गया साहित्य था। इसमें समय के साथ समाज के नियम, इंसान के कर्तव्य और बड़े बड़े महाकाव्य जुड़ते चले गए। सरल शब्दों में कहें तो श्रुति परम प्रामाणिक थी और स्मृति का महत्व सामाजिक और कानूनी ज्यादा था। अब श्रुति साहित्य को देखें तो इसमें हमारे 4 वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद इनमें सबसे पुराना है जिसमें 1028 सूक्त हैं। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है हर वेद से जुड़े ये 4 ग्रंथ। संहिता में मूल मंत्र हैं, ब्राह्मण ग्रंथों में उन यज्ञों और अनुष्ठानों की पूरी व्याख्या है, आरण्यक हमें कर्मकांड से दर्शन की तरफ ले जाते हैं, और आखिर में आते हैं उपनिषद जिन्हें वेदांत भी कहा जाता है। ये पूरी तरह से आत्मा और ब्रह्म जैसे गहरे दार्शनिक ज्ञान पर केंद्रित हैं। सच में कर्मकांड से शुरू होकर शुद्ध दर्शन तक जाने का ये सफर कमाल का है। दर्शन और साहित्य से बाहर निकलकर अब जरा शासन व्यवस्था की ओर मुड़ते हैं। देखते हैं कि वो प्रारंभिक राजनीतिक संस्थाएं कैसी थी। मतलब जब निरंकुश राजशाही या तानाशाही नहीं थी, तब फैसले कैसे लिए जाते थे। सबसे पहले बात करते हैं विदर्थ की। ऋग्वेद में इसका जिक्र 122 बार आया है। ये सबसे पुरानी जनजातीय सभा थी। इसमें सैन्य, धार्मिक और रोजमर्रा के आर्थिक फैसले लिए जाते थे। और सबसे शानदार बात बताऊं, इस प्राचीन सभा में महिलाओं की भी बिल्कुल समान भागीदारी होती थी। ये उस दौर के समाज की कितनी खुली और समानतावादी सोच को दर्शाता है ना। इसके बाद नंबर आता है सभा का। ये मुख्य रूप से कबीले के वरिष्ठ और अनुभवी सदस्यों का एक ग्रुप था। यहाँ प्रशासन और न्याय के साथ साथ आम जनजीवन के मामलों पर चर्चा होती थी। हाँ, संगीत, नृत्य और जुआ भी इसी का हिस्सा थे।
शुरुआत में तो महिलाओं ने सभापति के रूप में इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते ये प्रथा धीरे धीरे खत्म हो गई। और फिर थी समिति। ये एक बहुत ही बड़ा और व्यापक राजनीतिक मंच था। जो राजा होता था, जिसे राजन कहते थे, उसे राज करने के लिए सभा और खासकर इस समिति का सपोर्ट हासिल करना बहुत जरूरी था। समिति में बड़े बड़े दार्शनिक मुद्दों और राजनीतिक फैसलों पर जमकर बहस होती थी। एक तरह से ये वो सिस्टम था जो शासक पर कड़ी नजर रखता था और उसे अपनी मनमानी करने से रोकता था। इस पूरे पॉलिटिकल सिस्टम की एक और सच्चाई बड़ी दिलचस्प है। उस वक्त आज की तरह कोई फिक्स्ड या अनिवार्य टैक्स नहीं होता था। लोग अपनी खुशी से जो योगदान देते थे उसे बलि कहा जाता था। और सेना, कोई स्थायी या परमानेंट सेना थी ही नहीं। जब भी युद्ध की नौबत आती तो कबीले के आम लोग ही हथियार उठाकर सैनिक बन जाते थे। ये पूरी तरह से एक कम्युनिटी ड्रिवन व्यवस्था थी। अब जरा कबीले की राजनीति से बाहर निकलते हैं और आम समाज के ताने बाने को समझते हैं। समाज और वर्ण व्यवस्था, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और सामाजिक ढांचा आखिर कैसा था? वैदिक समाज का जो क्रमिक विकास है वो बड़ा लॉजिकल है। शुरुआत होती थी सबसे छोटी इकाई से, यानी कुल या परिवार, जो पितृसत्तात्मक होता था। कई कुल मिलकर एक ग्राम यानी गांव बनाते थे। फिर कई ग्रामों का समूह विश कहलाता था। और सबसे बड़ी इकाई थी जन, जिसे हम कबीरा या जनजाति कह सकते हैं। उस समय किसी खास इलाके या जमीन से राज्य नहीं बनता था, बल्कि लोगों की पहचान उनके जमीन के टुकड़े से नहीं, उनके जन से होती थी। इस पूरे दौर में इतिहास ने एक बहुत बड़ी करवट ली। पूर्व वैदिक काल में जहां गार्गी और मैत्री जैसी विदुषी महिलाओं का समाज में बड़ा रुतबा था, वो शिक्षा और अनुष्ठानों में बराबर शामिल होती थी, वहीं उत्तर वैदिक काल आते आते उनका ये दर्जा काफी घटने लगा। बिल्कुल यही हाल वर्ण व्यवस्था का हुआ। जो सिस्टम शुरुआत में लोगों के काम और उनकी काबिलियत पर आधारित एक बहुत ही फ्लेक्सिबल ढांचा था, बाद में वही जन पर आधारित एक बेहद कठोर और रिजिड व्यवस्था में बदल गया। इसी समाज में हमें एक और बहुत ही अहम जिक्र मिलता है, दास और दस्यु का। ये वो लोग थे जिन्हें शुरुआत में आर्यों का विरोधी माना गया, क्योंकि इनकी भाषा और तौर तरीके बिल्कुल अलग थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि समय बीतने के साथ ये लोग भी उसी बड़े सामाजिक ढांचे में घुल मिल गए और उसका एक अभिन्न हिस्सा बन गए। ये साफ दिखाता है कि कैसे अलग अलग समूह मिलकर एक बड़ी सभ्यता को आकार दे रहे थे। सामाजिक ढांचे को खंगालने के बाद अब हम उस दौर की जिंदगी के दो सबसे बड़े और जरूरी पहलुओं की तरफ बढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था और धर्म। लोग कमाते खाते कैसे थे और किन शक्तियों के आगे सिर झुकाते थे? इकोनॉमी की बात करें तो शुरुआत में सब कुछ बहुत ही सिंपल था। पूरा काम बार्टर सिस्टम यानी चीजों के अदला बदली से चलता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त गाय को ही धन और संपत्ति का सबसे बड़ा पैमाना माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे समाज आगे बढ़ा और उत्तर वैदिक काल आया, चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स होने लगीं। तब निष्क नाम के धातु के टुकड़ों का इस्तेमाल एक तरह की शुरुआती करेंसी के तौर पर शुरू हुआ। ये अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़े बदलाव का सीधा सीधा संकेत था। और अगर उनके धर्म की बात करें तो वो पूरी तरह से प्रकृति से जुड़ा हुआ था और बहुत ही प्रैक्टिकल था। उस समय किसी तरह की मूर्ति पूजा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। देवताओं को 3 मुख्य हिस्सों में बांटा गया था। पहले पृथ्वी पर मौजूद देवता जैसे अग्नि, दूसरे वायुमंडलीय देवता जैसे इंद्र और मरुत, और तीसरे आकाशीय देवता जैसे वरुण। इनमें इंद्र सबसे प्रमुख थे, जिन्हें बारिश और युद्ध का देवता माना जाता था। लोग बड़े बड़े यज्ञ करते थे और इन प्रकृति देवताओं से अच्छी बारिश, युद्ध में जीत और ढेर सारे पशुधन की कामना करते थे। तो हमने देखा कि कैसे सप्त सिंधु की नदियों के किनारे बसा एक छोटा सा समाज विकास करते करते विशाल महाजनपदों तक जा पहुंचा। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही जरूरी सवाल पर गौर करते हैं। विदग्ध और सभा जैसे प्राचीन लोकतांत्रिक विचार आज की हमारी मॉडर्न पॉलिटिकल संस्थाओं और समाजों में किस तरह से गूंजते हैं? क्या ऐसा नहीं लगता कि उन शुरुआती कबीलों ने ही कहीं ना कहीं आज के आधुनिक लोकतंत्र के बीज बो दिए थे? ये सोचने वाली बात है ना? खैर, आज की इस चर्चा में बस इतना ही। इस ऐतिहासिक सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।